नमस्कार, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास एनसीईआरटी पुरानी वाली से पढ़ेंगे। आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न के सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। तो एक प्रश्न है, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। मानव प्रजाति, सेकंड है संस्कृति मूल्य, वर्ण, अनेकता में एकता एवं चक्रवर्तनी। दूसरा प्रश्न है, बताएं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अध्ययन आज के भारत को समझने के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि अतीत को परिवर्तन करना वांछनीय है, बताएं क्यों या क्यों नहीं। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न संस्कृतियों को मिलाकर एक होने के उदाहरण दें। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और हम वीडियो शुरू करते हैं इन्हीं चारों प्रश्नों के उत्तर के रूप में। ये हमारा आगे का वीडियो है। तो शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। ये इंटरमीडिएट का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश के प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे किया। यह बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो। उससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्रकृति संपदा की खोज की और उसका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के संसाधनों की सृष्टि की। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्राम, नगरों तथा अनंत राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में है, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में है और वे कई युगों से विकसित हुई है। अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा ही रोचक है। क्यों? भारत अनेकताओं मानव प्रजाति का संगम रहा है। पार्क आर्य, हिंदू आर्य, यूनानी, शक, हून, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्प कला, धातु कला, साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया। ये सभी समुदाय और इनके सारे संस्कृति वैश्विक निरक्षरता इस तरह मिल गए हैं कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूरब और पश्चिम के संस्कृति उत्पादन समकेतिक हो गए हैं। आर्य संस्कृति उत्पादन उत्तर के वैदिक और संस्कृतात्मक संस्कृति के अंग है, तो पाक आर्यजनित उत्पादन दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़ और संस्कृति भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथ में भी पाए जाते हैं जिसका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के साथ था। ये सब प्रायद्वीपीय एवं वैदिकता भारत से संबंधित भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक है। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदान में विकसित भाषाओं और संस्था के द्वंद्व हैं, ये लगभग 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्रमाणित तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी की, जहां पार्क आर्य जाति बसी हुई थी। आप योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि हिंदू आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती आदि के सूचक शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं के लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर है, फिर भी मुंडा संस्कृति का पुरावेश उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का है। दक्षिण भाषा
के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषा में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो धनात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होती है, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रित और प्रभाव प्रतीक प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही विभिन्न भाषाएं बोले, विभिन्न धर्मों को माने और विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश के सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विश्वास उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भारत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिक और शास्त्रकारों ने इन देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम, सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से योगदान किया है। ऐसे राजा चक्रवर्तीय कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्वी 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत पर आधिपत्य माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। विजेताओं और संस्कृति नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में हुआ। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु का इंडम नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकलता है और कमोबेश यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याप्त से बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंदी नाम से विवादित हुआ है। देश में भाषात्मक और संस्कृति एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्रकृत देश भर में संपर्क भाषा का काम करती है। सारे देश में प्रमुख भाषाओं में अशोक के शिलालेख प्रकृति भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुआ। यह सिलसिला ईसा की 4ठी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुई। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गए, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल के प्रदेश में भी वैसे ही भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला के पंडित मंडलियों में। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के संस्कृति मूल्य को चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जाए, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति
प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे किसी न किसी वर्ण जाति से मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की भांति वे कुछ रीति रिवाज अपने में समेट ले गए। वर्तमान में अतीत की प्रसंगिता आधुनिक काल में हम जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल और अतीत के गुणगान में भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें काल कौशल की प्राचीन कथा वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत जरूरी है। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों का निचला विशेषतः शूद्रों और चंडालों पर किस तरह के आपत्तियां थोप दी गई थी वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया गया तो संभवतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएगी। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभाव की तरफ अक्सर विद्युत और साथ साथ बही। प्रतिमूलक और मानव मूलक कठिनाई पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है उसमें हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है, पर अतीत को पुनः लौटने का आश्रय होता है वह सामाजिक विषमताओं को काम रखना जिसके कारण हमारे देश चीरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई है। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश वे पुराने दुर्गाह व्यक्तित्व और राष्ट्र दोनों के विकास में भी भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा है। जब तक समाज में अतीत के ऐसे दुर्गाहों को दूर नहीं की जाता तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। जातीय व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम के प्रतिष्ठा को घूमने नहीं देता और अपने सामान्य हित में ही एकात्मबुद्ध नहीं होने देता। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हो, लेकिन समाज में युगों से दबे रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई है। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम इस तह पर बैठ का पता चलता है कि इन दुर्गाहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिस पर जाति प्रथा और महिलाओं की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदा को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। इस प्रकार हमारा पहला अध्ययन समाप्त होता है। जल्द ही हम दूसरे अध्याय लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।